मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर वो पीछे घूमा और उसकी नजरें उससे टकरा गईं। वो हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें उसके अंतर्मन में बस गईं। काले रंग का बुर्का पहने उसके चेहरे पर आंखों के अलावा कुछ भी तो नहीं दिखता था। अगले दिन कॉलेज के बगल में स्थित स्टेट बैंक के चालान काउंटर पर स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच खड़ा वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। कॉलेज ने फीस जमा करने के लिए एक नया फरमान जारी किया था। अब फीस केवल चालान के माध्यम से ही जमा होगी। बैंक ने भी ये सेवा सप्ताह में केवल एक दिन देने का निर्णय किया था। बड़ी मुश्किल से उसने फीस जमा की और बाहर निकला। सिर झुकाए चैनल गेट पार करने की फिराक में वो किसी से टकराया। सॉरी सॉरी बोलते हुए उसने सिर उठाया और वही जानी पहचानी बड़ी बड़ी आंखें उसे अपनी ओर देखती दिखीं। 2 दिन में 2 बार उसका सामना उन बड़ी बड़ी आंखों से हुआ था। वो बाहर साइकिल स्टैंड पर आया और साइकिल उठाकर पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगा। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक आई और अनियंत्रित होकर ठीक उसकी बगल में खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। बाइक सड़क पर गिरी और बाइक के पीछे बैठे आदमी का सिर पोल से जा भिड़ा। अफरा तफरी मच गई। उस समय उसने इंसानियत के नाते उन घायल और बेहोश बुजुर्गवार को अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर थी। उनकी जेब में पड़े 2G फोन से उसने उनके घर इस हादसे की सूचना दी। 1 घंटे में उन घायल बुजुर्ग के परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी और इस क्रम में ए पॉजिटिव ग्रुप के खून की मांग की गई। शाम के 5 बजे थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें तत्काल खून चाहिए था। बुजुर्गवार के परिजनों ने अपना अपना ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन किसी का भी ब्लड ए पॉजिटिव नहीं ठहरा। उसने भी टेस्ट करवाया और ग्रुप मैच कर गया। समस्या का तात्कालिक समाधान हो गया था। ब्लड डोनेट कर वह बाहर आया और बिना किसी से कुछ बोले बाहर की ओर भागा, क्योंकि घटनास्थल पर उसी बिजली के पोल के सहारे वह ताला लगाकर अपनी साइकिल खड़ा कर आया था। वो हॉस्पिटल गेट तक पहुंचा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे घूमा और एक बार फिर उसकी आंखें उन बड़ी बड़ी आंखों से टकरा गईं। इस बार उसे एक मीठी आवाज भी सुनाई दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? वो बोला। आप मेरे अब्बू को अस्पताल लेकर आए, अपना खून दिया, इस बात का शुक्रिया। आवाज आई। एक शर्त पर शुक्रिया वसूल है कि आप पहले अपना नाम बताइए। वो बोला, जी नूर। और आप? प्रकाश नाम है मेरा। जी। एक बार फिर शुक्रिया और हंसते हुए उसने चेहरे से नकाब हटाई। उसका दिल जोर से धड़का और वो मुंह फाड़े एकटक नूर का नूरानी चेहरा देखने लगा। अपने आप को काबू में कर वो नूर से बोला, अब इजाजत दीजिए। ठीक है, चले जाइएगा। अब्बू ऑपरेशन थिएटर में हैं। मेरी गुजारिश है, प्लीज एक कप चाय ही पी लीजिए, नूर ने कहा। प्रकाश इंकार नहीं कर सका। वे दोनों एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठे चाय पी रहे थे। दोनों के बीच गहरी खामोशी अपना दामन फैलाए खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें आपस में बातें कर रही थी। चाय का कप खाली हो गया। वेटर कप प्लेट उठा ले गया, लेकिन आंखों की बातें धत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक नूर की नजरें झुक गईं। प्रकाश को लगा वह किसी सम्मोहन से बाहर निकल आया है। नूर ने खामोशी से उसकी जेब से पेन निकाला और उसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा। प्रकाश के शरीर में एक सहरन सी दौड़ गई। नूर ने उसकी हथेली पर अपना नंबर लिख दिया और उसे पेन पकड़ा कर अपनी हथेल उसके आगे कर दी।
प्रकाश अपनी हथेली देख रहा था और वो अपनी दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए। प्रकाश एक बार फिर एकटक उसका चेहरा देखने लगा। वो बोली, अब इजाजत है, आप जाइए। प्रकाश ऑटो में सवार हुआ और साइकिल लेकर घर पहुंचा। प्रकाश की कहानी बड़ी कारुणिक थी। अपनी माँ को उसने कभी देखा नहीं था। जब वो 4 साल का था तभी उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला। फिर जब प्रकाश 12 साल का हुआ तब तक उसके 2 सौतेले भाई संसार में आ चुके थे। धीरे धीरे सौतेली माँ की निगाह बदलने लगी और जब वो 15 साल का हुआ और जिस दिन उसने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी से पास किया, उसी के 1 सप्ताह बाद उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और प्रकाश के बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। उसे अब जिंदगी के साथ एडजस्ट करने की आदत डालनी थी और उसने बखूबी एडजस्ट किया। छोटे बच्चों का होम ट्यूटर बनकर और छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करके उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब वो एक्सेल इंस्टीट्यूट से फाइन आर्ट्स की मास्टर डिग्री पूरी कर रहा था। ये कॉलेज आर्ट्स का टॉप कॉलेज था और एक प्रतिष्ठित कला संस्थान था। ग्रेजुएट होते ही उसने कई कंपनियों में आर्ट डिजाइनर का ऑनलाइन काम शुरू किया जो ठीक ठाक चल रहा था। उसे अब जीविकोपार्जन के लिए कोई और काम नहीं करना पड़ता था। नूर की आंखों में खोया वो घर पहुंचा। 2 कमरे का वो फ्लैट उसने अपनी मेहनत से खरीदा था। उसका जीवन स्तर बहुत साधारण था। घर पहुंचकर उसने चाय बनाई और प्याली पकड़े अपने आर्ट स्टूडियो में घुसा। कैनवास के सामने खड़ा वो कपड़े से ढकी एक पेंटिंग पर उंगलियां फिरा रहा था। उसने पेंटिंग से कपड़ा हटाया और एक बार फिर उसका उन्हीं 2 बड़ी बड़ी आँखों से सामना हुआ। उस दिन रात 2 बजे तक वो पेंटिंग करता रहा। अब उन आँखों के इर्द गिर्द नूर का चेहरा आकार ले चुका था। उसने दाएं हाथ की हथेली खोली और उसका दिल धक से रह गया। नूर का नंबर मिट गया था। केवल उसकी परछाई बाकी थी, वो भी स्पष्ट नहीं थी। एक लंबी सांस खींचकर वो किचन में आया। जो कुछ खाने पीने लायक मिला खाया और सो गया। सुबह 11 बजे वो कॉलेज पहुंचा और कुछ सोचकर शाम 4 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसे पता चला मोहम्मद इश्तियाक बेग, जिनका कल ऑपरेशन हुआ था, वे प्राइवेट वार्ड नंबर 3 में थे। वो वार्ड में पहुंचा। नूर अपने अब्बू के सिरहाने बैठी थी। प्रकाश को देख उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। सुख दुख चर्चा के दौरान उसे पता चला कि बेग साहब खतरे से बाहर हैं। आधे घंटे वहां ठहर कर वो नूर से बोला, इजाजत दीजिए, अब चलता हूँ। ठीक है, चले जाइएगा, मेरी गुजारिश है। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि प्रकाश जल्दी से बोला, एक कप चाय पिला ही दीजिए। तभी नूर की अम्मी दोनों हाथों में झोला पकड़े आईं। उन्होंने झोला रखकर सवालिया नजरों से प्रकाश को देखा। अम्मी, ये प्रकाश हैं। कल ये ही अब्बू को लेकर अस्पताल आए थे और खून दिया था। नूर ने बड़ी संजीदगी से कहा। अम्मी के चेहरे पर आभार के भाव आए और प्रकाश ने उनका अभिवादन किया। कुछ देर बाद वे दोनों उसी रेस्टोरेंट में उसी कोने वाली टेबल पर बैठे थे। प्रकाश ने अपनी सफाचट हथेली उसके आगे रखी और बोला, प्लीज नंबर एक बार फिर लिख दीजिए। नूर ने अपना फोन निकाला, प्रकाश का नंबर मिलाया। घंटी बजी। फिर भी अपने बैग से उसने एक परमानेंट मार्कर निकाला और प्रकाश की हथेली अपने हाथ में पकड़ अपना नंबर लिखकर बोली, अब हाथ भी धोएंगे तो भी नंबर नहीं मिटेगा।
एक बार फिर उसके स्पर्श से प्रकाश के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उस रात उसने वो नंबर मिलाया। घंटी बजी और आवाज आई। बड़ी देर कर दी फोन करने में। प्रकाश कुछ नहीं बोला तो आवाज आई, हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ, प्रकाश बोला। 5 मिनट इधर उधर की बातें हुईं और वार्तालाप बंद हुआ। इसी बीच अपने काम के सिलसिले में प्रकाश मुंबई चला गया और 15 दिन बाद लौटा। नूर के पिता लगभग स्वस्थ हो चुके थे और अपने मेडिकल स्टोर में बैठने लगे थे। नूर उनकी इकलौती बेटी थी जो एक्सेल इंस्टीट्यूट से ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। इसी साल वो कोर्स पूरा होने वाला था। प्रकाश मुंबई से लौट कर आया और आते ही सबसे पहले नूर का पोर्ट्रेट देखा और उसे फोन किया। आवाज आई, अरे कहाँ गायब हो गए थे? इतना फोन किया, आपने उठाया नहीं। प्रकाश ने कहा, मुलाकात होगी। कहाँ? वहीं। ठीक है। शाम 4 बजे उसी रेस्टोरेंट में और उसी कोने वाली टेबल पर वे बैठे थे। दोनों के बीच खामोशी फैली थी क्योंकि आंखें बात कर रही थी। इस तरह एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों ने अपना अपना कोर्स पूरा किया। अब समय आ गया था। रास्ते अलग हो रहे थे। धीरे धीरे मुलाकातें कम होती गईं। प्रकाश मुंबई में स्थापित हो गया। अब नूर के परिवार में उसकी शादी के चर्चे शुरू हुए। नूर न जाने क्यों उदास हो गई। न बोलती न बोलती। सैकड़ों बार प्रकाश का नंबर मिलाने के बावजूद बात नहीं हो पाई। हर बार एक ही आवाज आती, इस नंबर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। इधर प्रकाश अपने आलीशान फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा दीवार पर लगा नूर का पोर्ट्रेट देख रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नूर, लेकिन समाज और धर्म की दीवार बीच में खड़ी है। मैं कैसे आपके साथ शादी कर सकता हूँ? आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू। हमारा समाज इस संबंध को मान्यता नहीं देगा। यही सब बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर यकायक उसके मुख पर दृढ़ता के भाव आए और वो जोर से बोला, कुछ भी हो एक कोशिश तो करनी ही होगी। और दूसरे दिन सुबह वो प्लेन में बैठा था। प्रकाश नूर के घर के सामने टैक्सी से उतरा। शादी का माहौल देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार लड़खड़ाते कदमों से वो वेडिंग हॉल में पहुंचा, जहां नूर दुल्हन बनी बैठी थी। दूल्हा सामने बैठा था। बीच में झीना पर्दा पड़ा था। निकाह की रस्म चल रही थी। मौलवी साहब ने नूर से पूछा, आपको निकाह हुबूल है? कोई आवाज नहीं आई। दुल्हे के ठीक पीछे प्रकाश खड़ा धड़कते दिल से नूर को देख रहा था। अपनी आदत के अनुसार वो इस स्थिति में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मौलवी की आवाज फिर गूंजी, आपको निकाह दुबूल है? नूर ने एक बार अपना सिर उठाकर दूल्हे की तरफ देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रकाश की आंखों से जा मिली। मौलवी साहब की आवाज आई, क्या आपको निकाह रुबूल है? नूर के मुंह से निकला, नहीं। अफरा तफरी मच गई। दुल्हन ने शादी के मंडप में शादी से इनकार कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये किसी को समझ में नहीं आया। बारात वापस चली गई और सजे सजाए वेडिंग हॉल में प्रकाश अकेला बैठा रह गया।